हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ब्लॉकचेन के सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके फटाफट से उसे देख लीजिए ताकि उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से पढ़ सकें। मैंने सभी क्वेश्चंस को उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है। आज हमारे GTU सेमेस्टर 7 जो IT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर के बारे में। राइट, तो फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा और ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रही है इसकी PDF भी आपको नीचे ड्राइव में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट इज ओरेकल इन ब्लॉकचेन, लिस्ट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GTU में पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको देखेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, हम सारे क्वेश्चंस देखिए उससे पहले कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो उसके बाद आपको और कोई चीज़ इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आपको फटाफट से सारी चीज़ें पढ़नी है और इसीलिए ये सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको कोई मटेरियल जो है वो फाइंड करने ना जाना पड़े, कोई ढूंढने ना जाना पड़े और आप सीधा सीधा यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो पढ़ के आपके एग्जाम के लिए आराम से प्रिपेयर कर सको। तो आराम से एक जगह बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और इस वीडियो को आप आराम से देखो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ओरेकल इन ब्लॉकचेन एंड वी हैव टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इट। ओरेकल का मतलब क्या है, देखिए। सो an oracle in blockchain is a service that connects blockchains to external data sources। इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे ब्लॉकचेन को एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। सिंस ब्लॉकचेन्स आर आइसोलेटेड सिस्टम्स, दे कांट डायरेक्टली एक्सेस रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन लाइक वेदर डेटा, स्टॉक प्राइसेस और इवेंट आउटकम्स। सो ओरेकल्स एक्ट एज अ ब्रिज फीडिंग रियल वर्ल्ड डेटा इनटू द ब्लॉकचेन टू ट्रिगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ब्लॉकचेन है वो कैसे सिस्टम्स होते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं और उसकी वजह से वो सीधे सीधे जो हमारा एक्सटर्नल डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं और उसी की वजह से वी नीड समथिंग कि जिसके माध्यम से आप एक्सटर्नल डेटा को ब्लॉकचेन तक पहुंचा सको और वो काम हमारा कौन करता है, ओरेकल करता है। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आपको ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरेकल। सबसे पहला टाइप है हमारा सॉफ्टवेयर ओरेकल्स। तो ये क्या होते हैं? दिस ओरेकल्स पुल डेटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज सच एज वेबसाइट्स, APIs और डेटाबेसेस। यानी कि ये बेसिकली जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज है हमारे लिए, वहाँ से जब डेटा आप फेच करते हो और ब्लॉकचेन को प्रोवाइड करते हो, तो ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर ओरेकल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन रिट्रीव वेदर इंफॉर्मेशन और स्टॉक प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देखो, एन ओरेकल माइट प्रोवाइड रियल टाइम फ्लाइट डेटा फॉर एन इंश्योरेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रिगर ऑटोमेटिक पे आउट्स इफ अ फ्लाइट इज डिलेड। तो यहाँ पे क्या करेगा ओरेकल? देखिए, ओरेकल क्या करेगा कि रियल टाइम जो फ्लाइट डेटा है वो वहाँ से उठाएगा और ब्लॉकचेन को प्रोवाइड करेगा। और ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो मैंने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि जो कंडीशंस होती हैं, प्री डिफाइंड कंडीशंस होती है, वो जब ट्रिगर होती है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस जो होती है वो अपने आप हो जाती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करके क्या करेगा? ऑटोमेटिक पे आउट्स कर देगा अगर कोई फ्लाइट डिले हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आप ओरेकल के माध्यम से कर सकते हो। मेनली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रिगर करने के लिए हेल्प करेगा। यानी कि ब्लॉकचेन को एक्सटर्नल डेटा आप प्रोवाइड करोगे, उस एक्सटर्नल डेटा के माध्यम से जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारे ब्लॉकचेन में, वो स्पेसिफिक कंडीशंस को चेक करके ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर ओरेकल, जहाँ पे आप ऑनलाइन सोर्सेज से जो अपना डेटा है उसे फेच करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर ओरेकल्स। इसमें क्या है देखो, दिस गैदर डेटा फ्रॉम फिजिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप फिजिकल डिवाइसेस में से डेटा लोगे, हार्डवेयर डिवाइसेस में से डेटा लोगे, सच एज सेंसर्स, बारकोड्स और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस में से जब आप डेटा फेच करते हो तो दैट वुड बी नोन एज दी हार्डवेयर ओरेकल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करेगा डेटा टू अ ब्लॉकचेन सिस्टम मॉनिटरिंग द कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन्स। तो अगर आपको टेम्परेचर के साथ काम करना है तो मेनली आप टेम्परेचर सेंसर से, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, वहाँ से डेटा फेच कर सकते हो और अपने ब्लॉकचेन के ऊपर
डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, वो है इनबाउंड ओरेकल्स। ठीक है, इनबाउंड ओरेकल्स का मतलब क्या है? These oracles fetch information from the outside world into the blockchain and most oracles fall into this category। तो ये हमारी थोड़ी मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। इनबाउंड ओरेकल का बेसिक मीनिंग होता है कि जब भी आप आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बाहर की दुनिया से कुछ भी ब्लॉकचेन के अंदर आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो है इनबाउंड ओरेकल। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें तो वो भी एक तरीके से इनबाउंड ओरेकल आप मान सकते हो। ठीक है, एक टाइप मान सकते हो इनबाउंड ओरेकल का, जहाँ पे आप एक्सटर्नल डिवाइस से अपना डेटा जो है वो ब्लॉकचेन में ले रहे हो। तो जब भी आप आउटसाइड वर्ल्ड से ब्लॉकचेन में कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करते हो तो वो एग्जांपल हो जाता है इनबाउंड ओरेकल का। इसका एग्जांपल देखो, अ स्पोर्ट्स ओरेकल that puts the result of a football match into a blockchain based betting system। ठीक है, तो ये आउटसाइड इन्फॉर्मेशन हो गई, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब आउटसाइड वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ओरेकल क्या करेगा, किसी भी फुटबॉल की मैच का जो रिजल्ट होगा जो कि एक आउटसाइड इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉकचेन बेस्ड बैटिंग सिस्टम में डालेगा ताकि वो डिसाइड कर सके कि किसको पैसे मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे बेस्ड ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इनबाउंड, यानी कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि आउटसाइड का डेटा इनसाइड में आएगा, किसमें? ब्लॉकचेन में। नेक्स्ट है अपना आउटबाउंड ओरेकल। तो ये जो है इनबाउंड ओरेकल का टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होगा कि ओरेकल जो होंगे वो सेंड करेंगे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉकचेन में से एक्सटर्नल सिस्टम्स में, यानी कि ब्लॉकचेन का डेटा अब बाहर जाएगा। इसका एग्जांपल देखो कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक ब्लॉकचेन का पार्ट है, वो ट्रिगर करेगा एक आउटबाउंड ओरेकल को टू इंस्ट्रक्ट अ पेमेंट सिस्टम टू रिलीज फंड्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कि भाई पेमेंट सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि तुम फंड्स को रिलीज कर दो जब कुछ कंडीशंस जो है वो तुम्हारी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हो जाएगा आउटबाउंड ओरेकल, जहां पे आपके ब्लॉकचेन से डेटा बाहर की तरफ जाएगा। उसके बाद आता है कंसेंसस बेस्ड ओरेकल्स। ये हमारा लास्ट टाइप है। Instead of relying on a single oracle, multiple oracles provide data and the blockchain system takes the majority or average data to ensure accuracy। तो consensus based oracle में क्या होता है कि single oracle नहीं होता है, आपके पास multiple oracles होंगे और वो एक साथ अपने blockchain को data provide करेंगे और उसमें से जो majority वाला data होगा वो हम choose करेंगे। ठीक है, अ डिसेंट्रलाइज्ड वेदर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म कुड यूज मल्टीपल वेदर डेटा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि ये अगर आपका कोई ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड वेदर इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, तो ये मल्टीपल वेदर डेटा यूज करेगा। ठीक है, और उससे जो सबसे एक्यूरेट डेटा होगा उसमें से उसको वो चूज करेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ओरेकल्स आ गए आपके पास। तो ये हो गए ओरेकल्स के डिफरेंट टाइप्स। हमने ये भी जान लिया कि ओरेकल एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो इसी के साथ ये वाली थियरी हमारी जो है वो फिनिश हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम, लिस्ट एंड एक्सप्लेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। तो चलिए बात करते हैं कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन किसे कहा जाता है। राइट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके बात की थी जब हम फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन में ये वाली जो थियरी है उसको देखा था कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन आता है। लेकिन अब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए, A hybrid blockchain is a combination of both public and private blockchains। ये तो हमें पता ही है कि ये पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये लाइन आपको पहले लिखनी है। Leveraging the strength of each, it allows organizations to have control over which data they want to keep private and which data they want to share publicly। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक अथॉरिटी होती है कि कौन सा डेटा वो पब्लिक रखना चाहते हैं एंड कौन सा डेटा वो प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो दैट्स वाई दे वुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, दिस अप्रोच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपको तीन चीज़ें प्रोवाइड करेगी। मैं आपको तीनों चीज़ें कैसे प्रोवाइड करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अथॉरिटी है कि वो तय कर सकते हैं कि कितना डेटा वो पब्लिक रखना चाहते हैं और कितना डेटा वो प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लग जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि यहाँ पे उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट हमारा है सिक्योर वाला, प्राइवेट वाला, कि हमने यहाँ पे कहा कि कुछ पार्ट हम प्राइवेट रखेंगे, तो वो पार्ट के ऊपर तो सिक्योरिटी आ गई पूरी की पूरी। और तीसरा ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है जो आप ओपन रखेंगे, पब्लिक रखेंगे, तो वहां पे आपके आगे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि किस तरीके से तीनों चीजें प्रोवाइड करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ कंपनी माइट यूज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन फॉर सेंसिटिव इंटरनल ट्रांजेक्शंस। तो अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ करके कोई कंपनी है और उनकी कुछ ऐसी इंटरनल ट्रांजेक्शंस है जो वो प्राइवेट रखना चाहते हैं,
वो किसी दूसरे व्यक्ति को या तो फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता नहीं लगना देना चाहते, तो उस केस में वो प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। बट यूज अ पब्लिक ब्लॉकचेन टू वेरीफाई एंड पब्लिश सर्टेन रिजल्ट्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अगर वो पब्लिक रखते भी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको वो पब्लिक रख सकते हैं, राइट। Now let's talk about the advantages of hybrid blockchain। तो पहली चीज तो है कि आपको मिलेगा कंट्रोल्ड एक्सेस, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे यूजर्स जो है कैन कंट्रोल व्हाट डेटा इज केप्ट प्राइवेट एंड व्हाट इज शेयर्ड पब्लिकली। सो सेंसिटिव डेटा स्टेज सेफ विद इन द प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि आपके पास एक कंट्रोल्ड एक्सेस है कि जो सेंसिटिव डेटा है उसको आप प्राइवेट रख सकते हो, आपके पास वो कंट्रोल है। देन वी हैव इंक्रीज्ड सिक्योरिटी। तो डेफिनेटली प्राइवेट ब्लॉकचेन वाला पार्ट है, यानी कि आप कुछ चीज़ को प्राइवेट रख सकते हो तो वो उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा। यानी कि हाइब्रिड ब्लॉकचेन्स बेनिफिट फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन्स while also leveraging the transparency features of public blockchains. Then we have cost effective. So since the public part is limited, transaction costs are usually lower than fully public blockchains as not all data needs to be verified publicly. तो यूजुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, और इसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोड्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपने नेटवर्क को पब्लिक रखा है। सोचिए, ये आप एक एग्जांपल इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपने एक पार्टी रखी है और ये आपकी दो तरह की पार्टी, एक है पब्लिक पार्टी, एक है प्राइवेट पार्टी। अब प्राइवेट पार्टी में आप क्या करते हैं कि अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को आप बुलाते हैं पार्टी में, राइट। लेकिन पब्लिक पार्टी में आप हर किसी व्यक्ति को निमंत्रण देते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लोग जब पार्टी में आ जाएंगे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ने वाला है डेफिनेटली। अगर बहुत सारे नोट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ पार्ट प्राइवेट है, टोटली हम पब्लिक नहीं हो गए हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो पार्ट प्राइवेट है उसका खर्चा हमें कम आएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। देन फास्टर ट्रांजैक्शंस। फास्टर ट्रांजैक्शंस तो होगी डेफिनेटली, बिकॉज प्राइवेट पार्ट है तो वहाँ पे तो नोट्स कम होंगी। अब कम नोट्स होंगी तो उनका ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, तो डेफिनेटली इट वुड बेनिफिट। देन scalability. So hybrid blockchains are often more scalable because the private part can handle large amounts of data without relying on the slower, more decentralized public blockchain. दो इस तरीके से ये scalable भी बहुत ज़्यादा होते हैं। Now let's talk about the disadvantages. तो disadvantages में क्या है, सबसे पहले complexity. So implementing a hybrid blockchain can be more complex because यहाँ पे आपको public और private aspect दोनों को implement करना है, तो उस वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए। देन वी हैव लेस ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज यहाँ पे कुछ पार्ट प्राइवेट रख रहे हो तो वो तो अब ट्रांसपेरेंट होने नहीं वाला है, तो यहाँ पे टोटल आपको फुल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी कि सिंस पार्ट ऑफ द डेटा रिमेन्स ऑन अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, द सिस्टम इज नॉट फुल्ली ट्रांसपेरेंट which might not be suitable for use cases that require complete openness। तो जहाँ पे आपको complete openness चाहिए वो वाला आपको टोटल नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो आप प्राइवेट रख ही रहे हो, तो वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। देन वी हैव सेंट्रलाइजेशन रिस्क। सेंट्रलाइजेशन रिस्क क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट पार्ट जो है वहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक ग्रुप या तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल रखने वाली अपना, तो उसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन तो होगा ही डिसीजन मेकिंग में। तो ये तो ब्लॉकचेन के नियमों के विरुद्ध हो गया, बिकॉज ब्लॉकचेन का नियम तो ये कहता है कि हर एक चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए। देन वी हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट अगर आप प्राइवेट रखते हो, अगर एक्सेस प्राइवेट पोर्शन का रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब वहाँ पर तो फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। सो मीनिंग फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शंस विच मे रिड्यूस ट्रस्ट इन सर्टेन सिनेरियोज। तो उससे ट्रस्ट भी कम हो सकता है ना, बिकॉज कुछ पार्ट के लिए आप ऐसा कह रहे हो कि वी विल नॉट रिवील दैट इन्फॉर्मेशन, हम उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक नहीं पहुँचने देंगे। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा मे बी, बिकॉज ये हमसे छुपा रहे हैं, ऐसा होता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस विच इट हैज़। इसका आप कॉन्स मान सकते हो हमारे हाइब्रिड ब्लॉकचेन का। सो ये यहाँ पे थियरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट थियरी पे, वो की है जो कि है व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन इथेरियम एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। इथेरियम में आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन अब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। लेट्स सी। A smart contract in Ethereum is a self-executing program with predefined rules written into the blockchain। तो ये एक self executing program है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ प्री डिफाइंड रूल्स जो है वो डिफाइन करने होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं, उसका पूरा प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग करनी होती है, और उसके बाद जब जब वो कंडीशंस ट्रिगर होगी जो आपने मेंशन की है, तब तब ये प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा,
ठीक है। वंस द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर मेट, यानी कि जब एक बार कंडीशंस मिल जाएंगी, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैरीज आउट द एग्रीड अपॉन एक्शन, यानी कि जो कुछ भी एक्शन हम उससे करवाना चाहते हैं वो एक्शन वो अपने आप कर देगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टोर्ड एंड रन ऑन द इथीरियम ब्लॉकचेन। अब ये किस में स्टोर होते हैं? ये इथीरियम का पार्ट होते हैं, मेकिंग देम टेम्पर प्रूफ एंड रिलायबल विदाउट नीडिंग इंटरमीडिएरीज। और इसमें आपको किसी बिचौले की जरूरत नहीं है। बिचौले इन द सेंस यू डू नॉट नीड अ लॉयर। प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू डू नॉट नीड अ लॉयर। फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स यू डू नॉट नीड द बैंक इन द केस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इट्स की फीचर्स, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ व्हेन द कंडीशंस आर मेट, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। इट इज़ इम्यूटेबल, यानी कि एक बार आप इसको जब ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर देते हो, द कोड कैन नॉट बी चेंज्ड, आप इसके कोड को फिर चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जो कोड आपने लिखना था लिख दिया, उसके बाद अगर आप उसको डिप्लॉय कर देते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, देन यू कैन नॉट चेंज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। Then we have decentralization. So definitely no need for intermediaries like banks or lawyers to enforce the contract. एकदम decentralized, एकदम distributed है. No one is here to control it. कोई इसका बादशाह नहीं है, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता. That's why ना कि हमने कहा कि immutable है. No one can change it. यहाँ पे जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें कि वहाँ पे तो बैंक्स आगे, लॉयर्स आगे, दे कैन डू अ लॉट ऑफ स्टिपुलेशन, दे कैन डू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या एग्जाम्पल रहेगा. चलिए यहाँ पे देखते हैं. लेट्स से यू वांट टू सेल योर कार यूजिंग एन इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो यू एंड द बायर एग्री दैट द कार विल बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द बायर सेंड्स द पेमेंट. तो यहाँ पे आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसकी कंडीशन कुछ आपने इस तरीके से रखी कि जैसे बायर जो है वो पैसे भेजेगा तभी उसका जो ओनरशिप है कार का वो उसे मिलेगा, राइट. तो कंडीशन यहाँ पे क्या है? द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोग्राम्ड विद द कंडीशन. तो कंडीशन हमने ये रखी है, ट्रांसफर द कार ओनरशिप व्हेन द बायर सेंड्स 5 ईथर टू द सेलर. जैसे सेलर को वो 5 ईथर भेजेगा तो क्या होगा, हमें कार की जो ओनरशिप है वो बायर को दे देनी है. अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सो व्हेन द बायर सेंड्स 5 ETH टू द कॉन्ट्रैक्ट, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द कार टू द बायर. यानी कि जैसे ही बायर सेंड करता है 5 ईथर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द कार टू द बायर. वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा. रिजल्ट क्या है? सो द कार ओनरशिप ट्रांसफर हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग अ थर्ड पार्टी लाइक अ नोटरी एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन. यानी कि अपने आप जो है कार की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको, बायर को. और यहाँ पे आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं, यानी कि आपको कोई नोटरी वोटरी करवाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पेपर वर्क करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर प्रोग्राम इज दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो अपने आप ही सारी प्रोसेस कर देगा. एज सिंपल एज दैट, राइट. तो ये चीज़ आपको समझनी है. पहले इसका एग्जाम्पल भी है कि पहले आपको IPO जो होते हैं ना, हम शेयर मार्केट के अंदर भरते हैं, तो पहले IPO को भरने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, ठीक है. पहले लोगों को बैंक में जाके फिर किस कंपनी का IPO भरना है उसका पूरा फॉर्म भरना पड़ता था, एंड देन वो IPO भर सकते थे. यहाँ पे जितने भी लड़के होंगे उनको पता होगा इस वीडियो को देखने वाले कि IPO क्या होता है. लड़कियों को अगर नहीं पता है यू कैन डू द रिसर्च, ठीक है. तो IPO के माध्यम से अब लेकिन अब की बात करें, मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो अभी मोबाइल से ही आप सीधा विद इन 10 सेकेंड्स आप IPO भर सकते हैं. तो ये किस वजह से हो रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ इलेबोरेट फीचर्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्जाम्पल. अब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स को डिटेल में समझना है. लेट्स डू इट. सबसे पहला है कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है, यानी कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है. अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रीडिफाइंड कंडीशंस आर मेट. जैसे ही प्रीडिफाइंड कंडीशंस जो है वो मिल जाती है तो अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन करने लग जाता है विदाउट द नीड फॉर अ थर्ड पार्टी और मैन्युअल इंटरवेंशन, राइट. एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए. सो इमेजिन अ रेंटल एग्रीमेंट. रेंटल एग्रीमेंट यानी कि जो भाड़ा देते हैं ना, महीने का भाड़ा, PG में रहते हैं या किसी के भाड़े के मकान में रहते हैं, तो रेंटल एग्रीमेंट अगर आपने किया है बिटवीन अ टेनेंट एंड अ लैंडलॉर्ड. टेनेंट यानी रहने वाला जो यहाँ पे रहता है, मतलब किराए पे जो रहता है वो इंसान, और लैंडलॉर्ड यानी कि जो घर का मालिक है. द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुड बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स अकाउंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. तो ये भी आप इस तरह का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि भाई महीने की पहली तारीख को अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा जो किराएदार है उसके अकाउंट में से, और सीधा जो लैंडलॉर्ड है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। प्रोवाइडेड द टेनेंट हैज़ द रिक्वायर्ड फंड्स, डेफिनेटली उसके पास फंड्स होने चाहिए तभी ये चीज़ होगी। अगर फंड्स इनसफिशिएंट रहते हैं यानी कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं बैंक अकाउंट में, तो उस वक्त क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट कुड ऑटोमेटिकली नोटिफाई बोथ पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज को मैसेज आ जाएगा कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ टेनेंट। नेक्स्ट है इम्यूटेबल, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर, देन यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। So once a smart contract is deployed on the blockchain, its code and rules cannot be altered. This ensures that no one can tamper with the contract after it is created. यानी कि कोई भी इसको बदल ना सके, इस चीज़ को ये मेक श्योर करेगा कि एक बार डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पे, देन नो वन कैन चेंज इट। ठीक है, तो इफ यू एंड समवन एल्स एग्री ऑन क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेयर मनी विल बी रिफंडेड इफ अ टारगेट इज नॉट रीच्ड बाय अ सर्टेन डेट, सो नो वन कैन ऑल्टर मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टू कीप द मनी विदाउट रीचिंग द गोल। यानी कि जब तक गोल नहीं मिल जाता तब तक मनी नहीं मिलेगा। ये ऐसी कंडीशन वाला अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो कोई उसको चेंज नहीं कर देगा कि चलो भाई मनी गोल मतलब मनी मिल जाएगा विदाउट गोल। तो ये चीज़ सारी मेंशन मतलब मेक श्योर करने के लिए ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो इम्यूटेबल है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड, ये क्या कह रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टोर्ड ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन मीनिंग दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी सिंगल पार्टी या किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका कोई मालिक नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, अगर कोई इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है और क्लेम्स जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते हैं बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, ठीक है, यानी कि वेदर रिपोर्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर अगर क्लेम आपके ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तो इस केस में द डिसीजन टू पे अ क्लेम इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, एंड नो सिंगल इंश्योरेंस कंपनी कैन ब्लॉक द पे आउट। यानी कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होगी और कोई भी सिंगल इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसी नहीं हो सकती जो इसको ब्लॉक कर सके पे आउट को, राइट। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती है। उसके बाद आएगा ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, एवरीवन ऑन द ब्लॉकचेन कैन व्यू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेकिंग इट फुली ट्रांसपेरेंट। यानी कि हर एक इंसान इसका कोड भी देख सकता है कि कौन कौन सी कंडीशंस स्पेसिफाई की गई है और साथ में इसकी ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री है वो भी देख सकता है। यानी कि ये फुली ट्रांसपेरेंट है। इससे होता क्या है, इससे ट्रस्ट बनता है, ठीक है, पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बनता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव डोनेशंस, एवरीवन कैन सी हाउ मच मनी हैज बीन रिसीव्ड एंड हाउ इट्स बीइंग स्पेंट। यानी कि चैरिटी है, वो डोनेशन ले रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा कि ओके ये पैसा आया, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, किस चीज़ में इन्वेस्ट होगा। यू कैन सी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और किस तरीके से इस पैसे को खर्च किया गया, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। द प्रोसेस बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी, और इसके माध्यम से होता क्या है कि प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट बनती है, ट्रस्टवर्दी बनती है और एक विश्वास की बुनियाद बनती है। उसके बाद है ट्रस्टलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रस्टलेस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टीज डोंट नीड टू ट्रस्ट ईच अदर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई एक पार्टी ए है, कोई एक पार्टी बी है, दे डू नॉट नीड टू ट्रस्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज दे हैव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दे ओनली नीड टू ट्रस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उन्हें पता है कि वो सामने वाला झूठ बोल सकता है, लेकिन एक बार अगर हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया है तो अब वो बच के कहीं नहीं जाने वाला। बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी कंडीशन मेट होने पे अपने आप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। दे ओनली नीड टू ट्रस्ट द कोड एज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ व्हेन कंडीशंस आर मेट। एग्जांपल देखिए कि भाई टू पीपल एंटर इनटू अ बेटिंग एग्रीमेंट, ठीक है, सट्टा खेलते हैं जैसे, थ्रू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ अ फुटबॉल मैच। यानी कि दो दोस्तों ने शर्त लगाई कि भाई मैच, एक ने कहा इंडिया जीतेगी, एक ने कहा पाकिस्तान जीतेगी, ठीक है, हम क्रिकेट मैच का सोचते हैं। अब जैसे पाकिस्तान हार गए तो अपने आप क्या होगा, वो जिसने इंडिया पे बैट मारा था वो जीत जाएगा। सो नो वन नीड्स टू वरी अबाउट द अदर पर्सन बैकिंग आउट एज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली सेंड द मनी टू द विनर बेस्ड ऑन द आउटकम। अपने आप पैसा आ जाएगा। देन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है डेफिनेटली, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि मैंने पहले बताया लॉयर्स, ब्रोकर्स, नोटरीज, बैंक्स, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से उनको जो आप एक्स्ट्रा पैसे देते थे वो चला जाएगा आपका, वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फॉर परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल है कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई सेल पे है तो फाइनलाइज किया है अगर आपने उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सो यहाँ पे आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, रिड्यूसिंग फीस एंड सिंप्लीफाइंग द ट्रांजेक्शन। तो आपकी जो फीस और ये सारी चीज़ें आप रिड्यूस कर पाओगे, और क्योंकि आपको किसी लॉयर की या किसी नोटरी वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है, यानी कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज होता है टू सिक्योर डेटा, मेकिंग देम हाईली सिक्योर। तो ये हाईली सिक्योर हो जाएंगे उसकी वजह से। वंस ऑन द ब्लॉकचेन द कॉन्ट्रैक्ट इज रेजिस्टेंट टू हैकिंग और फ्रॉड।
और एक बार जब ब्लॉकचेन पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है उसके बाद आप उसकी ना तो हैकिंग कर सकते हो, ना तो उसके ऊपर कोई फ्रॉड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनली किसमें यूज़ होता है, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ लिया, प्लस हमने इसके क्या समझ लिए, हमने इसके फीचर्स भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे इथीरियम के। ठीक है, कि इथीरियम क्या है और हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पे समझाना है, तो लेट्स डू इट। चलिए देखते हैं इथीरियम क्या है। तो इथीरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो ये एक पहली बात तो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, यानी कि इसका कोई सिंगल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हर कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकता है। that allows developers to build and run smart contracts and decentralized applications। अब यहाँ पे मेनली दो चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो इथीरियम के अंदर। एक तो है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रन कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस जिसका कोई ओनर नहीं है, जिसके ऊपर कोई सिंगल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। इट वॉज क्रिएटेड बाय Vitalik Buterin in 2015 and its native cryptocurrency is called Ether। तो इसके अंदर आने वाली जो करेंसी है इसका नाम क्या है, Ether, और इसको आप ऐसे लिखते हैं ETH। ठीक है, Unlike Bitcoin, which focuses mainly on peer-to-peer payments, Ethereum is designed to do much more, allowing programmable applications to run on the blockchain। तो देखिए हमें पता है कि Bitcoin तो सिंपली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आप इसको यूज करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को पेमेंट करना चाहता है तो वो सिंपली बिटकॉइन का यूज करके कर सकता है। लेकिन जो इथीरियम है ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। डेफिनेटली हम इसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूजिंग इथर्स विच इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ इथीरियम। लेकिन इथीरियम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी क्रिप्टो करेंसी, ये इससे कई ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये एक पूरा ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो इट इज़ अ होल यूनिवर्स यू कैन से, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथीरियम। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पे वही महाभारत कर रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले समझाई। देन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सो इथीरियम इनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड डी एप्स, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डी एप्स, विच आर एप्लीकेशंस दैट रन ऑन द इथीरियम नेटवर्क इंस्टेड ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर। तो ये जो एप्लीकेशंस होती है जो आप इथीरियम के माध्यम से बनाते हैं, जिन्हें हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस कहते हैं, ये बेसिकली इथीरियम नेटवर्क के ऊपर रन होती है, इनका कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है। ठीक है, दिस मेक्स देम रेजिस्टेंट टू सेंसरशिप एंड डाउन टाइम। तो इसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं होगी, किसी भी तरह का डाउन टाइम नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, सोशल मीडिया एप्स यानी कि डी एप्स कैन ऑपरेट विदाउट एनी सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग यूजर डेटा। यहाँ पर यूजर डेटा कोई एक सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही होगी। जैसे मेटा का एग्जांपल लीजिए, वहाँ पर मेटा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं है। मेटा का जो हमारा फेसबुक है, फेसबुक में आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि डेटा जो है वो लीक हो जाता है, यूज़र इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और मैनिपुलेशन होता है इन्फॉर्मेशन के साथ। पेटीएम का भी ऐसा एक केस आया था पहले। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो आपके डेटा को एक्सेस कर पा रही है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इट विल ऑपरेट विदाउट एनी सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग यूजर डेटा, अनलाइक ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि उसके जैसा इसमें नहीं है। अनलाइक लिखा है, देखो लाइक नहीं लिखा है, अनलाइक, यानी कि इसके जैसा नहीं है। तो ये हमारा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। उसके बाद इथर, ETH, तो ये तो हमें पता है कि भैया पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके माध्यम से। So Ether is the cryptocurrency used in Ethereum to pay for transactions and computational services. It acts as a fuel for the network, allowing users to execute smart contracts and interact with DApps. तो ये basically transactions के लिए आप use कर सकते हैं Ether को। If you want to deploy a smart contract on Ethereum, you will need to pay a fee in Ether known as gas। तो इसको फी को गैस बोला जाता है, जो फी पे करनी होती है उसको आप वो गैस कहेंगे। और इस गैस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक फी के तौर पे आपको देनी पड़ती है चीज़। जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ मतलब फीस देनी पड़ेगी। सो दैट फीस विल बी इन ईथर्स, और इस फीस को कहा जाएगा गैस, राइट। तो ये हो गया उसका ईथर का कॉन्सेप्ट। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग इज ट्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब होता है देखते हैं, चलिए। ट्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इथीरियम। कैसे? सो इथीरियम हैज इट्स ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से बनाएंगे? उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? इसका नाम है सॉलिडिटी।
इट इज ट्यूरिंग कंप्लीट, मीनिंग डेवलपर्स कैन राइट एनी काइंड ऑफ लॉजिक और एप्लीकेशन ऑन इथेरियम। आप किसी भी तरह का इसके ऊपर लॉजिक लिख सकते हैं, किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप इसके ऊपर बना सकते हैं, राइट। फ्रॉम फाइनेंशियल टूल्स टू गेम्स, आप एक गेम भी डेवलप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग यू वांट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्यूरिंग कंप्लीट, यानी कि आप किसी भी प्रकार का लॉजिक या एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट मैनेजेस अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। आप जैसे भी चाहे आप उस तरीके की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो फिर एप्लीकेशन बना सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग विच इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो वी नो दैट इथेरियम ऑपरेट्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। हमको पता है कि भाई डेफिनेटली ब्लॉकचेन है तो डिसेंट्रलाइज तो होगा ही, विच मीन्स नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द सिस्टम। ठीक है, तो यही वही घिसी पिटी बात है ये। दिस इंक्रीजेज सिक्योरिटी एज इट इज हार्डर फॉर हैकर्स टू टेक डाउन द नेटवर्क और मैनिपुलेट डेटा, राइट। तो ये चीज भी यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि सेंट्रलाइज एप्स के अंदर क्या होता है कि सिंगल सर्वर का फेलियर जो है वो पूरे सिस्टम को फेल कर देता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज चीज में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो पूरा नेटवर्क काम करता रहेगा, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इथेरियम है उसके अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक वाला कंसेंसस मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, तो इथेरियम इज ट्रांजिशनिंग, ये ट्रांजिशन ले रहा है फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी करंटली ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है। दिस मीन्स वैलिडेटर्स सिक्योर द नेटवर्क बाय स्टेकिंग देयर ईटीएच, यानी कि जिस वैलिडेटर के पास जितने ज्यादा ईटीएच होंगे दे वुड हैव द ऑथोरिटी टू validate the transactions, right? So making ethereum more energy efficient। तो ये चीज आपको समझनी है। फिर नेक्स्ट है अपना ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में क्या है इसकी मतलब फीचर। सो इथेरियम कोर इज अ ब्लॉकचेन, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशंस। डेफिनेटली हमें पता है कि जो इथेरियम है इसका कोर तो एक ब्लॉकचेन ही है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हमारा एक बुक के जैसा है जिसके अंदर सारी लिस्ट होती है ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ बैच ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इज लिंक टू द प्रीवियस वन फॉर्मिंग अ चेन। तो ये चीज़ भी आपको पता ही है कि भाई हर एक जो हमारा ब्लॉक होगा वो प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होगा और उसके अंदर लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस जो है वो होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ का एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन यू सेंड ईटीएच टू समवन, यानी कि अगर आपने किसी को इथर भेजा, सो दैट ट्रांजेक्शन इज ग्रुप्ड इनटू अ ब्लॉक। वो ट्रांजेक्शन जो है वो आपके लेजर में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक विथ अदर ट्रांजेक्शंस वैलिडेटेड एंड एडेड टू इथेरियम्स ब्लॉकचेन। तो ये उसकी एप्लीकेशन होगी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गया। हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था हमने कर लिया है। क्या था क्वेश्चन? ये था एक्सप्लेन इथेरियम विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने इथेरियम के बारे में जाना, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, क्या थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ईथर, ट्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस, ब्लॉकचेन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन, इन विच सिचुएशन परमिशनलेस ब्लॉकचेन यूज्ड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में कि कौन कौन सी उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो देखिए, पब्लिक ब्लॉकचेन भी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। हमें पता है कि ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो उसी तरीके से पब्लिक ब्लॉकचेन भी क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द नेटवर्क। कोई भी एक सिंगल एंटिटी जो नहीं होगी वो आपके नेटवर्क को कंट्रोल करी होगी। इंस्टेड इट ऑपरेट्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ नोड्स, यानी कि नोड्स का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा इसके अंदर। देन वी हैव परमिशनलेस। परमिशनलेस का मतलब क्या है कि एनी वन कैन ज्वाइन द नेटवर्क, यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन जो है आपका कैसा नेटवर्क हुआ, परमिशनलेस नेटवर्क हुआ, परमिशनलेस ब्लॉकचेन हुआ, जिसके अंदर किसी भी नोड को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए, राइट। इट मीन्स एनी वन कैन ज्वाइन द नेटवर्क, बिकम अ नोड एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शंस और वैलिडेशन विदाउट नीडिंग परमिशन, यानी कि किसी भी प्रकार की परमिशन को लिए बिना वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर एंड दे कैन वैलिडेट द ट्रांजेक्शंस, राइट। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शंस आर विजिबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क, एंश्योरिंग ओपननेस एंड ट्रस्ट। जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शंस है वो हर एक नोड जो है उसको देख सकता है। इट इज विजिबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क, जिससे ओपननेस और ट्रस्ट बना रहता है। नेक्स्ट वी हैव इम्यूटेबिलिटी। तो पब्लिक ब्लॉकचेन में यही चीज होगी कि एक बार आपका जो डेटा है वो ऐड हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके बाद वो ऑल्टर या तो फिर डिलीट नहीं हो सकता है। तो ये उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेक श्योर करता है। देन वी हैव सिक्योरिटी। सो पब्लिक ब्लॉकचेन्स यूज कंसेंसस mechanisms like proof of work और proof of stake, making it difficult for malicious actors to attack द नेटवर्क। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स का यूज करता है जिसकी हमने बात की है ऑलरेडी, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, जिससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि भाई
कोई भी मतलब एरा गेरा नथु गेरा आके वैलिडेट ना कर दे नेटवर्क को, राइट, और मेलिशियस एक्टर्स जो है वो अटैक ना कर सके नेटवर्क को। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन। अब हम बात करते हैं कि हमें पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे सिनेरियोज में यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है परमिशन लेस ब्लॉकचेन, इसका मतलब यही है कि पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट। तो हम इसको कब यूज कर सकते हैं? तो इसमें हम कहेंगे कि पहली चीज आएगी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस, यानी कि बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए, इन सब की जब आपको ट्रांजैक्शन करनी हो तब आप परमिशन ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, राइट। सो पब्लिक ब्लॉकचेन्स लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम आर यूज्ड फॉर ओपन ट्रांसपेरेंट करेंसी एक्सचेंजेस विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएरीज लाइक बैंक्स। यहाँ पे आपको बैंक्स की जरूरत नहीं है, विदाउट बैंक्स आप जो है बिटकॉइंस और इथेरियम्स जो है उनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस बहुत ही इजीली कर सकते हैं परमिशन लेस ब्लॉकचेन का यूज करके। देन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डी एप्स। So developers use public blockchains to build DApps that are accessible to anyone and can run without central control. तो डेफिनेटली आप पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज करके डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिसके माध्यम से किसी भी सेंट्रल कंट्रोल के अलावा भी आपकी एप्लीकेशंस रन हो पाए। देन वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें क्या है? सो पब्लिक ब्लॉकचेन्स एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन्स, यानी कि जब एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन के माध्यम से मिलती है। अलाउइंग एवरीवन टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिन, यानी कि हर एक इंसान जो इस ब्लॉकचेन में जिस पार्ट है पब्लिक ब्लॉकचेन का वो इजीली वेरीफाई कर सकता है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को, और कहाँ से वो प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि उसका ओरिजिन क्या है वो भी वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इट इज़ यूजफुल इन बोथ द सिनेरियोज, राइट। सो ये हो गए परमिशन लेस ब्लॉकचेन को मतलब क्यों हमें यूज करना चाहिए उसके रीजंस, राइट। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में जहां पे हमें बात करनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, राइट। हमने जाना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हम ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे टास्क्स को, राइट। वी डू नॉट नीड इंटरमीडिएरीज व्हेन वी हैव द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन, राइट। हमने देखा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो है ये दो एप्लीकेशंस हम मान सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन की मेन एप्लीकेशंस, राइट। तो इसी हिसाब से हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन से अलग अलग सिनेरियोज में हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी कि स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे यूज हो सकते हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर को एफिशिएंट बनाने के अंदर, राइट। सो लेट्स सी दिस। Smart contracts can revolutionize the education sector by automating processes, enhancing transparency and reducing administrative tasks. Definitely ये क्या करेगा कि आपके जो administrative tasks हैं उनको easy कर देगा, ठीक है, आपकी process को automate कर देगा, ठीक है, transparency को वो ज़्यादा बढ़ाएगा। Here is an analysis of how they can be applied and their potential impact. तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ केस है अपना क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन। क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है? देखिए, आपके जो सर्टिफिकेट्स आ गए उसको वेरीफाई करने में हेल्प करेगा, डिग्रीज को, सर्टिफिकेट्स को, अचीवमेंट्स को। किस तरीके से, कैसे? यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूजिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या कर सकती है कि वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू करेंगी बेस्ड ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? सो दिस सर्टिफिकेट्स आर स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट सारे के सारे ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाएंगे, अलाउइंग एम्प्लॉयर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू इजीली वेरीफाई देयर ऑथेंटिसिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी कॉलेज ने, लेट्स से कॉलेज है अपनी XYZ नाम की कॉलेज है और उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े हैकेथॉन के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, राइट। अब स्टूडेंट को वो जब सर्टिफिकेट मिला तो वो किसके थ्रू मिलेगा? ब्लॉकचेन के थ्रू मिलेगा यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सर्टिफिकेट लेकर अगर वो किसी कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि भाई आई हैव गॉट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम XYZ कॉलेज, तो वो एम्प्लॉयर उस पर विश्वास कैसे करेगा? अगर आप सीधा अगर देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है अपने पास तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि भाई वो जो बंदा होगा वो कहीं से भी मतलब सर्टिफिकेट लेके आया हो, एडिट कर दिया हो या भी कुछ भी किया हो, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एम्प्लॉयर को ट्रस्ट होगा कि अच्छा भाई इसने ब्लॉकचेन में ये सर्टिफिकेट स्टोर करके दिखाया हुआ है मुझे और ये ब्लॉकचेन में स्टोर है, इसका मतलब इट इज ऑथेंटिक, राइट। सो एग्जाम्पल, a student's degree can be instantly verified by an employer, reducing the time and cost associated with background checks. तो इस केस में जो एम्प्लॉयर है उसको बैकग्राउंड चेक्स नहीं करने पड़ेंगे, चेक नहीं करना पड़ेगा, कॉलेज को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ओके XYZ कॉलेज के ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर से मुझे सर्टिफिकेट दिखा रहा है, देन इट इज ट्रू, ये सही ही होगा, लाइक दैट, ओके।
तो एडवांटेज इसमें आपका क्या हुआ, देखो एडवांटेज हुआ कि ये जो फेक डिग्रीज और फ्रॉड करते हैं लोग वो यहाँ से हट गया, ठीक है। और क्विक एंड इजी वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस फास्ट हो गई वेरिफिकेशन की। तो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन में एक हमारी हो गई एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड ग्रेडिंग। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा है। देखिए ऑटोमेटिंग एग्जाम ग्रेडिंग एंड असाइनमेंट इवेल्युएशंस, कैसे? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रोग्राम टू ऑटोमेटिकली इवेल्युएट मल्टीपल चॉइस टेस्ट्स और डिजिटल असाइनमेंट्स। यानी कि कोई भी डिजिटल असाइनमेंट है उसमें आपने डाल दिया, उसको पूरा एल्गोरिथम को ट्रेन कर दिया कि भाई अगर बी टिक करता है तो राइट करो, सी टिक करता है तो राइट करो, ऐसे करके आपने पूरा एमसीक्यू की फॉर एग्जांपल क्विज आपने ब्लॉकचेन के अंदर दे दी। तो अब जैसे ही वो एग्जाम देगा स्टूडेंट तो उसको तुरंत अपने मार्क्स मिल जाएगी, और वो मार्क्स कौन देगा उसको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंडीशंस ट्रिगर होगी उसके थ्रू उसको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि ब्लॉकचेन के थ्रू उसको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट फीडबैक टू स्टूडेंट्स। सो एग्जांपल देखिए, आफ्टर अ स्टूडेंट सबमिट्स एन ऑनलाइन क्विज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन इंस्टेंटली ग्रेड इट एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑन द ब्लॉकचेन, और उसके जो रिजल्ट है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे, राइट। एडवांटेजेस क्या है इसके, reduces the overload on, or we can say workload on teachers, provides immediate results to students, यानी कि प्रोसेस भी फास्ट हो गई और लोड भी कम हो गया, as simple as that। नेक्स्ट है अपना स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स, यानी कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती है, ठीक है। गुजरात के अंदर MYSY स्कॉलरशिप हो गई और बहुत सारी डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स है जो स्टूडेंट्स को मिलती है, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। सो यूज केस क्या है, देखिए ये इसमें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ऑटोमेटिंग स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को उनकी स्कॉलरशिप देनी बेस्ड अपॉन उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि वो कितने मार्क्स लाए और इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे काम करेगा। A smart contract can be set to release scholarship funds when specific conditions are met, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फंड रिलीज कर देगा सीधा उस स्टूडेंट के खाते में, वो फंड चला जाएगा जैसे ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो स्टूडेंट मीट करता है। एग्जाम्पल देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेंड्स स्कॉलरशिप मनी टू अ स्टूडेंट्स अकाउंट आफ्टर दे अचीव अ जीपीए ऑफ 3.5 और हायर, यानी कि जैसे ही कोई स्टूडेंट 3.5 या उससे ज़्यादा जीपीए लाता है, ये 10 में से नहीं है एक्चुअली, ये 4 में से है। सो ये मत समझना कि 10 में से बस 3.5 लाएंगे तो भी मिल जाएगी स्कॉलरशिप, ये जीपीए की बात हो रही है आउट ऑफ 4, ठीक है। आउट ऑफ 4 अगर वो 3.5 प्लस लाता है, यानी कि आउट ऑफ 10 आप गिन सकते हैं कि 9 प्लस लाता है ऐसी जीपीए, तो उस सिनेरियो में ऑटोमेटिकली उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड ग्रेडिंग स्कॉलरशिप ग्रांट सिस्टम में भी ये बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। एडवांटेज क्या होगा इससे, कि भाई फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ठीक है, फंड एलोकेशन के अंदर, यानी कि कोई मतलब घपला नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा। एलिमिनेट डिलेज इन स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट, जो डिलेज होती थी स्कॉलरशिप देने में वो डिले नहीं होगी, फटाफट से स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, तो ये चीज़ हो गई। फिर फोर्थ पॉइंट आता है अपना अटेंडेंस ट्रैकिंग, तो ये तो आपको पता ही है कि कैसे करेंगे। देखिए एंश्योरिंग एक्यूरेट स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, स्मार्ट रिकॉर्ड क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे स्टूडेंट का जितना भी अटेंडेंस होगा थ्रू बायोमेट्रिक डेटा, IoT डिवाइस और QR कोड्स। डेटा इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन, और ये डेटा भी क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाएगा, ताकि कोई बाद में इसको मैनिपुलेट ना कर सके, जो कोई भी अटेंडेंस डेटा होगा वो, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो QR कोड को स्कैन करेंगे जब क्लास को एंटर करेंगे तब, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अटेंडेंस अपने आप उनकी लगा देंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये मैनिपुलेशन नहीं होने देगा किसी भी तरह का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये प्रोवाइड करेगा आपको एक ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड आपको इससे मिल जाएगा। अब फाइनल हमारा क्या है, ट्यूशन पेमेंट ऑटोमेशन। ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देंगे ट्यूशन फी पेमेंट्स। किस तरीके से, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन के साथ वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे टू पे ट्यूशन इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली विड्रॉ द एग्रीड अपॉन अमाउंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स अकाउंट एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, यानी कि जैसे ही पेरेंट्स एग्री करते हैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 3 महीने का 4 महीने का जो भी इंटरवल फिक्स किया है उस इंटरवल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में वो फीस अपने आप उनके पेरेंट के अकाउंट से कट जाएगी, ऑटो पे हो जाएगी। तो ये भी होता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट डिडक्ट्स ट्यूशन फीस मंथली फ्रॉम अ पेरेंट्स अकाउंट एंड इफ देयर इज अ फेलियर इन पेमेंट इट ट्रिगर्स अ नोटिफिकेशन, यानी कि अगर फेलियर हो जाता है पेमेंट में तो नोटिफिकेशन दोनों तरफ मिल जाएगी, पेरेंट को भी मिल जाएगी और जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं उनको भी वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, राइट। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, तो इट रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ मैनेजिंग पेमेंट्स, डेफिनेटली भाई ऑफलाइन फी पेमेंट करना, जाना बार बार कॉलेज वालों का, घर वालों को मतलब पेरेंट्स को कहना कि भाई फीस पे करो, ट्रेडिशनल सिस्टम तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएगी और एकदम ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी। एंश्योर्स टाइमली पेमेंट्स विदाउट मैन्युअल फ्लो अप, तो और यहाँ पे पेमेंट्स भी टाइमली होगी,
ठीक है, मैनुअल फॉलोअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइमली 3 महीने का 4 महीने का जितने का आपने इंस्टॉलमेंट लगा रखा हो उसके हिसाब से पेमेंट अपने आप कट जाएगी। तो ये काम कौन करके देगा अपने को? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। अब नेक्स्ट अपने पास है डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब तक अपन ने समझा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, अपन ने समझा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर्स क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल समझ लिया हमने। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है वो हमने समझा। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से अलग अलग टाइप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स किसके लिए यूज होंगे? सो दीज आर डिजिटल वर्जन्स ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शंस व्हेन प्रीडिफाइंड कंडीशंस आर मेट। जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट वाली जो प्रोसीजर होती है उसको ऑटोमेट कर देता है ये। ठीक है, दे आर मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में जैसे प्रॉपर्टी किसी को बेचना चाहते हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, वैसे जैसे पेमेंट मिला वैसे प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इंश्योरेंस में ये चीज़ हो सकती है, यानी कि जितनी भी लीगल वेरिफिकेशन वाली चीज़ें हैं वहाँ पे आप इस स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लीगल एग्रीमेंट्स को जब ऑटोमेट करना चाहते हैं, जहाँ पे लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर क्या बोलते हैं इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रॉपर्टी सेल्स कैन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ओनरशिप व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। जैसे ही पेमेंट होती है अपने आप वो प्रॉपर्टी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर देगा। की फीचर क्या है? तो इट ऑटोमेट्स लीगल प्रोसेसेस एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर इंटरमीडियरीज लाइक लॉयर्स और नोटरीज। तो ये जो है लीगल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए मेनली यूज किया जाता है, कि जहाँ पे आपको यूजुअली तो क्या होता है कि लॉयर और या तो फिर नोटरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यूज करते हैं तो ये खर्चा आपका बच जाता है और आपको कोई लॉयर को हायर करने की जरूरत नहीं है या फिर ऐसी कोई भी लीगल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स, DAOs। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वाला थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन लॉजिक, क्योंकि टाइप्स बहुत सारे हैं तो आपको कोई भी 3 टाइप ही समझाने रहेंगे एग्जाम में, ज़्यादा टाइप आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 5 मैंने लिस्ट कर रखे हैं, इन 5 में से कोई भी 3 टाइप आप समझा दोगे तो इनफ है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज एंड गवर्न DAOs व्हिच आर ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय कोड रेदर देन पीपल। यानी कि मेनली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे कोई एक सेंट्रल बॉस नहीं है और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं DAO कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, यूज केस क्या है? सो DAOs यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूट फंड्स एंड मैनेज ऑपरेशंस विदाउट नीडिंग सेंट्रल कंट्रोल। यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है। यहाँ पे कोई ऐसा सेठ नहीं है कि जो पहले उसके पास डॉक्यूमेंट जाएगा, वो साइन करेगा तभी आगे का काम होगा। सारी चीजें ऑटोमेटेड है। एवरीवन इज इक्वल, नो वन इज नो वंस बॉस यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि जहां पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो, देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट अ DAO टू पुल फंड्स एंड वोट ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो वो इस चीज का यूज कर सकते हैं। इट इनेबल्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होगा कि जो आपका गवर्नेंस है वो कैसा हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो बॉस, और डिसीजन मेकिंग भी आपकी काफी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ALC। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? सो दिस कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम्स और एप्लीकेशंस टिपिकली वर्किंग अलोंगसाइड अनदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एनहांस फंक्शनैलिटी। ALCs आर ऑफन यूज्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस इनेबलिंग स्मार्ट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। तो मेनली जब आपको IoT डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करना हो, ठीक है, और उनके साथ कम्युनिकेट करना हो, टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना हो, तो उस केस में जिस टाइप के जो एप्लीकेशन के साथ मेनली जहाँ पे इंटरेक्शन हो, वैसे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि अ स्मार्ट होम सिस्टम कैन यूज ALC टू ऑटोमेट लाइट्स और लॉक्स बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड ट्रिगर्स। तो यहाँ पे जो स्मार्ट होम सिस्टम होगा वो एप्लीकेशन लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट का यूज करेगा अपने घर की लाइट को चालू बंद करने के लिए, लॉक को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, बेस्ड अपॉन द प्रीडिफाइंड कंडीशंस, राइट। सो इट कनेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सटर्नल सिस्टम्स और डिवाइसेस। मेनली हमारे जो एक्सटर्नल सिस्टम्स होती है, IoT हो गए, बारकोड हो गए, इन सब चीज़ों के साथ आप जो है कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। इसको हम बोलेंगे ALC यानी कि एप्लीकेशन लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद वी हैव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो फाइनेंस के रिलेटेड प्रोसेसेस होती हैं उसमें जब आप ऑटोमेशन इन्वॉल्व करना चाहते हो
तब आप फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स फोकस ऑन ऑटोमेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि लोन की ट्रांजैक्शंस हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, ट्रेडिंग की हो गई, ठीक है, हम जो स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशंस में करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल हो गए। कॉमनली यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये DeFi एप्लीकेशंस में यूज होता है। दे ऑटोमेट प्रोसेसेस लाइक बोरोइंग, लैंडिंग और एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन हैंडल द ऑटोमेटिक रीपेमेंट ऑफ अ लोन बेस्ड ऑन प्रीसेट इंटरेस्ट रेट्स एंड टर्म्स। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो पेमेंट होती है लोन की, वो भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन जो भी आपने इंटरेस्ट तय किया हो, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस तय की हो, तो अपने आप ऑटो पेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे हो जाएगा। की फीचर क्या है? इट सिंप्लीफाइज एंड ऑटोमेट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस विदाउट बैंक्स और इंटरमीडियरीज। इसके माध्यम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं फाइनेंशियल ऑपरेशंस, और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की बैंक या तो इंटरमीडियरीज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं है। देन वी हैव NFT कॉन्ट्रैक्ट्स। तो NFT कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नॉन फंजिबल टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स कहे जाते हैं। अब NFT जो है थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल आर्ट्स और गेमिंग और कलेक्टिबल्स की बात होने वाली है, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है मार्केट के अंदर। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसके बारे में प्रिपरेशन करो, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। अगर आप चाहो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन, यू कैन डेफिनेटली रीड इट, बट यहाँ पर हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट। सो हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। आपको 4 टाइप्स मैंने दे दिए हैं, उसमें से कोई भी 3 आप लिख के आ जाओ, यू आर गुड टू गो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में आप ये सारे टाइप्स भी लिख सकते हैं। तो सप्लाई चेन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर अपने देखो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमने बात कर ही ली थी, तो यहाँ पे मैं इस थियरी को भी समझा नहीं रहा हूँ। देखियो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की थी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। देन वी हैव नॉन फंजिबल टोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे भी टाइप्स ही है, इनको देखने की ज़रूरत, अगर आपने वो आगे की 3 देख ली हैं तो ये सारे देखने की जरूरत नहीं है, बस इनके नाम याद रख लेना कि कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो सप्लाई चेन में आते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, और आगे का जो चैप्टर है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसमें हम इन सभी चीज़ों को और डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, राइट। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो थियरी है वो, और ये कह रही है कि हाउ डू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर वी गो इनटू द थियरी मैं आपको बताऊं, तो देखो सिंपल सी बात है यार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, दे बेसिकली ऑटोमेट द टास्क एंड वी डू नॉट नीड द इंटरमीडियरीज इनटू देम, राइट। हमें बिचौले की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें लॉयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है, वी कैन डायरेक्टली डू द ट्रांजेक्शन विद द रिसीवर और द बायर और द रिसीवर, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको लॉयर का खर्चा बच जाएगा, आपको बैंक को जो पैसे देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, वो वाला खर्चा बच जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। देखो सबसे पहला है कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या बोल रहा है भाई कि दे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शंस व्हेन कंडीशंस आर मेट, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो पॉइंट अभी मैंने बोला वही चीज यहाँ पे लिखी है। उसके बाद एफिशिएंसी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइन कर देते हैं पूरी प्रोसेस को, एकदम प्रोसेस स्मूथ कर देते हैं। रिड्यूसिंग द टाइम नीडेड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाता है, राइट। टाइम काफी कम लगता है बिकॉज सारी चीजें ऑटोमेटेड है। तो फास्टर ट्रांजैक्शन मीन लोअर कॉस्ट, जितनी ट्रांजैक्शन फास्ट होगी उतना खर्चा कम होगा। उसके बाद है एरर रिडक्शन, एरर रिडक्शन में भी हेल्प करेंगे। सो देखो बाय ऑटोमेटिक एंड यूजिंग कोड, आप कोड का यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स, तो इसके माध्यम से आप ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर तो क्या है, मशीन काम कर रही है, ठीक है, मशीन में अपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और मशीन अपने हिसाब से चलेगी। आपने कभी देखा कि कैलकुलेटर गलती करता है? नहीं, कैलकुलेटर कभी गलती नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ मशीन, लेकिन इंसान अगर गिनती कर रहा है तो उससे गलती हो सकती है। उसी तरीके से अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और आप खुद सारी चीजें मैनेज करते हैं तो गलती होने के चांसेस है, यानी कि ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये चीज नहीं होगी। तो इससे आपका जो कॉस्ट है वो भी बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलती होगी तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि गलती को सुधारना भी तो पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी, सो ऑल पार्टीज कैन सी द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड एग्जीक्यूशन विच रिड्यूसेस डिस्प्यूट्स एंड द नीड फॉर कॉस्टली लीगल इंटरवेंशंस। यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी है, हर एक पार्टी को पता है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप अपना काम कर देगा, एंड दे हैव द ट्रस्ट अपॉन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर विश्वास है। तो इसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि अनबनाव होते हैं, वो नहीं होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होंगे। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, लीगल इंटरवेंशंस करवाने पड़ेंगे, लॉयर लाने पड़ेंगे, जुडिशरी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ती, तो वो लीगल खर्चा जो होता है वो यहाँ पे बच जाएगा। देन वी हैव लोअर ओवरहेड्स, तो यहाँ पे क्या है देखो,
दे ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। हमें पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम तो क्या है, यहाँ पे कोई किसी का सेठ नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, खुद की कोई कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड। आपको बस उसका यूज करना है, सर्विस का मजा लो, ठीक है। तो वहां पे भी आपका खर्चा बच गया। तो ये सारे उसके पॉइंट्स हो जाएंगे कि किस तरीके से खर्चा बच जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थियरी, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कंडीशंस। प्री डिफाइंड कंडीशंस के बेसिस पे ये प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऐसे है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, कोड का क्रिएशन होगा। पहले तो आपको कोड का जो लॉजिक है जिसके ऊपर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा, सबसे पहले तो आपको वो बनाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें, ठीक है। सॉलिडिटी जो है वो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं बिकॉज ये इथेरियम का पार्ट है। एंड डिफाइंस द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट। और उसके बाद आपको रूल्स और कंडीशंस जो है एग्रीमेंट की, वो सारे उसमें कोडिंग लैंग्वेज में पूरा कोड करके लिख देना है। एग्जाम्पल क्या है, देखो, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ रेंटल एग्रीमेंट, कि जहां पे हर महीने अपने आप रेंट पे हो जाए। स्पेसिफाइज द रेंट अमाउंट, कि भाई कितना रेंट आपको पे करना है, पेमेंट शेड्यूल कब पे करना है, एंड टर्म्स फॉर रिटर्निंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिटर्न करने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारे। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपने कोड को क्रिएट कर लिया, आपने लॉजिक लिख लिया पूरा कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि एक बार आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाए, एक बार आपका पैकेज जो है लॉजिक वाला वो तैयार हो जाए, उसके बाद आपको उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। सो नाउ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉयड ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड इम्यूटेबल, यानी कि अब वो डिप्लॉय हो जाएगा। एंड वंस इट गेट्स डिप्लॉयड, एक बार वो डिप्लॉय हो गया, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। Once deployed, the code cannot be altered, ensuring trust and security. उसके बाद क्या होगा, ट्रिगर कंडीशंस पे। चलो, अब तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, आपने डिप्लॉय भी कर दिया, अब उसको काम करने के लिए छोड़ दो। अब जैसे ही कंडीशन ट्रिगर होगी, क्या होगा, देखिए, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर्स फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स और कंडीशंस दैट ट्रिगर इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे बस उसी का वेट करता है कि जैसे ही कंडीशन मिल जाए, जैसे ही कंडीशन मेट हो जाए, वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, देखो, द कॉन्ट्रैक्ट मे चेक इफ अ रेंटल पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, कि जो डेट, जिस डेट को करना था उस दिन वो चेक करेगा। फॉर एग्जांपल, हर एक महीने की पहली तारीख का आपने रखा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पहली तारीख चेक करेगा, और चेक करेगा भी आज के दिन में कोई पेमेंट आया, हाँ भी आ गया, चलो डन, एग्जीक्यूट कर दो कि यस द रेंट हैज बीन रिसीव्ड, लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या है, देखो, when the defined conditions are met, यानी कि जैसे ही जो conditions थी, जो हमने डिफाइन की थी, वो जैसे ही met हो जाए, the smart contract automatically executes the agreed upon actions without human intervention। वो अपने आप अपनी agreed upon actions को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। सो एग्जांपल क्या है कि इफ द रेंट इज पेड, द कॉन्ट्रैक्ट रिलीजेस द डिजिटल की टू द टेनेंट, उसको सीधी डिजिटल की मिल जाएगी, चल बेटा खोल ले अपना कमरा, लाइक दैट, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। ऑल एक्शंस टेकन बाय द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। जितने भी एक्शंस लेता है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी की सारी एक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो जाती है, प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ हिस्ट्री मिल जाएगी ट्रांजेक्शन की इसकी मदद से। द पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड की ट्रांसफर आर लॉग्ड विजिबल टू ऑल रिलेवेंट पार्टीज, और एवरीथिंग इज विजिबल, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। और उसके बाद आएगा नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। ये वाला पॉइंट अगर आप मेंशन करते हो तो चलता है, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फटाफट से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो सेंड नोटिफिकेशंस टू पार्टीज इन्वॉल्व व्हेन एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड और कंडीशंस चेंज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जैसे ही कोई कंडीशन में चेंज आता है या तो फिर कोई एक्शन होती है, तो वो नोटिफिकेशंस जो है वो दोनों पार्टीज को भेज देता है, राइट। यानी कि जैसे ही पेमेंट आती है तो लैंडलॉर्ड को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, द लैंडलॉर्ड रिसीव द नोटिफिकेशन दैट द पेमेंट वाज प्रोसेस्ड, लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा जो स्मार्ट प्रोसेस है उसकी वर्किंग, ठीक है। सबसे पहले तो आप कोड का क्रिएशन करेंगे भैया, ठीक है जी। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द ब्लॉकचेन। उसके बाद आप ट्रिगर करेंगे, कंडीशंस को चेक करेंगे, कंडीशंस आर मीटिंग और नॉट। उसके बाद आप उसका एग्जीक्यूशन करवा लेंगे, ठीक है जी, एग्जीक्यूशन करवा लिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग हो जाएगी ट्रांजैक्शन की, हो गया जी। उसके बाद नोटिफिकेशन अपडेट्स भेजता रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस हमने देख ली। नेक्स्ट अपनी थियरी है, डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन इथेरियम। इथेरियम के अंदर कौन से 4 टाइप के ट्रांजेक्शंस है वो हमें समझाना है।
ये थियरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर तो हम देख लेंगे इसे। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आएगा ईथर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स। ईथर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन यानी कि इथीरियम के अंदर देखो, हमें यहाँ पर मेनली बताना क्या है, मैं आपको समझा दूं कि कौन से 4 टाइप के ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं, ये हमें समझना है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है भाई, लेन देन होना, ठीक है, कुछ देना कुछ लेना, जो अपना हो गया ट्रांजेक्शन। तो एक तो पहला टाइप आ जाएगा आपका इसमें क्या, इथर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होगा, सो दिस ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इथर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, यानी कि इसमें एक्चुअली जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम की, जिसे हम इथर कहते हैं, उसका ट्रांजेक्शन होगा। इसको हम बोलेंगे इथर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजेक्शन, यानी कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब आप क्रिएट करते हैं, उस वक्त जो ट्रांजेक्शन होता है वो, यानी कि दिस ट्रांजेक्शन आर यूज्ड टू क्रिएट एंड डिप्लॉय अ न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। यानी कि जब भी आप नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, उस वक्त जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजेक्शन, ठीक है। यानी कि अ डेवलपर राइट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयज इट टू द नेटवर्क, तो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होगा, सो दिस ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद द एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सच एज कॉलिंग इट्स फंक्शन और सेंडिंग डेटा। यानी कि ये वाला ट्रांजेक्शन कब होगा, जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल यूज में होगा, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंडीशंस को ट्रिगर करवाएगा, एक्शंस परफॉर्म करेगा, अपना खुद का एग्जीक्यूशन करेगा, उस वक्त जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन ट्रांजेक्शन, ठीक है। यानी कि अ यूजर इंटरेक्टिंग विद द डीफाई प्रोटोकॉल टू लैंड और बोरो फंड्स थ्रू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई यूजर है वो किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा पैसे लेने के लिए या तो फिर देने के लिए, तो उस वक्त जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होता है उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन ट्रांजेक्शन। उसके बाद आएगा इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये क्या बोल रहा है, तो देखो, तो दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन। तो ये कैसे ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में आते हैं। समझो इस बात को, दे आर नॉट डायरेक्टली विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन बट आर रिकॉर्डेड एज स्टेट चेंजेस। ये हमें सीधे विजिबल नहीं होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, बट जो ये बैकएंड की प्रोसेस होती है, जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त जो बैकएंड प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके रिजल्ट में जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये हमें विजिबल नहीं होते हैं ब्लॉकचेन में, पर रिकॉर्डेड हो जाते हैं एज अ स्टेट चेंज। यानी कि ये सब ट्रांजेक्शन आप मान सकते हो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मेन ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब नाउ हमारी नेक्स्ट थियरी है, हमें डिस्टिंग्विश करना है हाउ द वैलिडेटर्स आर चूजन फॉर प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क के लिए और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के लिए हम वैलिडेटर कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब प्रूफ ऑफ वर्क के लिए तो आपको पहले से पता है कि भाई आप एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करते हैं और जो माइनर सबसे पहले पजल को सॉल्व कर लेता है वो आपका वैलिडेटर माना जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है प्रूफ ऑफ वर्क के लिए कि वैलिडेटर्स आर चोजन बेस्ड ऑन देयर कंप्यूटेशनल पावर, दे compete टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स। वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने के लिए। और जो पहला माइनर होता है यानी द फर्स्ट माइनर टू सॉल्व द पजल गेट्स टू ऐड अ न्यू ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन एंड इज रिवॉर्डेड विद क्रिप्टो करेंसी, और उसको क्रिप्टो करेंसी मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क का यूज करता है, जहाँ पे माइनर है वो सॉल्व करते हैं क्रिप्टोग्राफिक चैलेंजेस को। उसके बाद अपना आता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या है देखो, तो वैलिडेटर्स आर प्री सिलेक्टेड एंड ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज। यहाँ पर जो वैलिडेटर्स है उसके बीच में किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं देखेंगे भाई कौन सबसे पहले सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम, उसको हम जो है वो वैलिडेटर बनाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर किसको सिलेक्ट करेंगे आप, ये प्री सिलेक्टेड है, देखो प्री सिलेक्टेड होते हैं और ये ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं। देयर अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन देयर रेप्यूटेशन। यहाँ पे उनके रेप्यूटेशन के बेसिस पे हम जो है वो वैलिडेटर को सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी जितनी रेप्यूटेशन ज़्यादा, जिसकी जितनी आइडेंटिटी ज़्यादा, उसके वैलिडेटर बनने के चांसेस उतने ज़्यादा। वैलिडेटर्स आर यूजुअली नोन एंड वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क। वो नेटवर्क का हिस्सा पहले से होते ही हैं और सबको उन पे विश्वास होता ही है। दे डू नॉट नीड टू कम्पीट, उनको किसी भी तरह की स्पर्धा में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड दे टेक टर्न्स क्रिएटिंग न्यू ब्लॉक्स, उनकी खुद की आपसी समझ होती है और वो पहले से ट्रस्टेड लोग होते हैं। इन अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, यानी कि ये मोस्टली प्राइवेट ब्लॉकचेन में यूज होंगे, अ कंपनी में चूज स्पेसिफिक ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स एज वैलिडेटर। तो कंपनी खुद ही जो है वो स्पेसिफिक
इंडिविजुअल्स को चूज़ करती है जिनके ऊपर कंपनी को ट्रस्ट हो, और उनको फिर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो है वो वैलिडेशन का टास्क संभालें, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जब बात आती है वैलिडेशन की, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आप इतना वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम के अंदर। आप आराम से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर लिख के आ पाओगे, ठीक है। और काफ़ी ईजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। और मैं आशा रखता हूँ कि मेरी तरफ से तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा। और दूसरी बात कि ये जो पीडीएफ है ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी मैं ऐसा होगा तो पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।